हाँ वेल, तो आज हम लोग इतिहास लेखन शास्त्र किसे कहते हैं, हिस्टोग्राफी किसे कहते हैं, उसको उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इतिहास का स्वरूप कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्टोग्राफी से। देखिए, आप लोग अभी तक स्कूल टाइम से लेकर ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है या आगे भी पढ़ाई की है, हिस्ट्री आप पढ़ते आए हैं। तो आमतौर पर हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि पुराने समय में किसका जन्म कब हुआ था, कब लड़ाई हुई थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की, कौन कौन सी बिल्डिंगें बनाई, क्या क्या विचारधाराएं थी, ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास लेखन हर समय एक समान नहीं होता है। मनुष्य की परिस्थिति और समाज की परिस्थिति इतिहास लेखन को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि 2 साल अभी आपने एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, 2 साल आप डिपार्टमेंट में रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। 2 साल के अंत में अगर आपको कहा जाए कि इस 2 साल का इतिहास आप लिखिए, और मैं भी 2 साल आपके क्लास करूंगा, मैं भी डिपार्टमेंट में आऊंगा, हमारी एचओडी मैडम भी डिपार्टमेंट में आएगी, हम सब लोगों ने, सारे विद्यार्थियों ने और एचओडी मैम ने और मैंने और मेरे जो सीनियर कलीग है प्रोफेसर कुरैती, सबने अगर इस 2 साल का इतिहास लिखा, तो क्या ये 2 साल का इतिहास हमारा एक समान होगा? यस। बोलिए, मैं चाहता हूँ आप वीडियो ऑन करें और हो सके तो इंटरेक्शन कीजिए, ताकि ऐसा लगेगा क्लास थोड़ा लाइवली हो जाएगी। नो सर। निश्चित रूप से नहीं होगा। बिल्डिंग तो वही है, मैं भी सारे स्टूडेंट को एक जैसा ही, एक समान ही पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर मिलिंद सोमकुंवर जी कुछ इतिहास लिखते हैं 2 साल का, और पूनम गंभीर 2 साल का इतिहास लिखती है, तो दोनों में अंतर होगा, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि दोनों का जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण, अनुभव, अपने सोचने का तरीका, ये अलग अलग होगा। मैं लिखूंगा तो मैं एक शिक्षक के दृष्टिकोण से लिखूंगा, आप लिखेंगे तो एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से लिखेंगे, और विद्यार्थियों में भी अलग अलग होगा, अलग अलग दृष्टिकोण होगा, जो कि आपके लिखित इतिहास में प्रतिबिंबित होगा। तो इतिहास की घटनाएं जैसे भी होती होगी, एक समान घटना तो एक ही होती है, लेकिन उस घटना का अर्थ लोग अलग अलग लगाते हैं। जैसे कि कोई किसी घटना को ज्यादा महत्व देगा, कोई कम महत्व देगा, जैसे कि 2 साल के इतिहास के बारे में होगा। तो इसलिए हिस्टोग्राफी मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि हम लोग इतिहास लेखन की प्रक्रिया कैसे होती है सबसे पहले तो, फिर इतिहास अब तक जो लिखा गया इतिहास वो किस तरीके से लिखा गया, कौन से लोगों ने किसको ज्यादा अधिक महत्व दिया, कौन से लोगों ने किस घटना का अर्थ किस तरीके से निकाला, ये सारी बातें जब हम अध्ययन करते हैं और इतिहास लेखन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इतिहास लेखन का शास्त्र। दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। सो हिस्टोग्राफी इज नथिंग बट इट इज अ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। हिस्टोग्राफी की कई सारी व्याख्या है, लेकिन एक व्याख्या है हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, द आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ये भी दूसरी व्याख्या है। तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हिस्टोग्राफी की विस्तृत व्याख्या थोड़ा हम लोग आज देखेंगे। वेल ओके, आई होप यू आर एबल टू सी द वर्ड फाइल एज वेल, जिसमें ये मीनिंग ऑफ हिस्टोग्राफी दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन शास्त्र का मतलब होता है इतिहास लेखन का इतिहास। इतिहास केवल जिसे हम कहते हैं वो होता है जो भूतकाल में जो घटनाएं हुई है उसका विवरण, उसका विश्लेषण, उसका अर्थ निकालना। लेकिन वो अर्थ किस व्यक्ति ने किस तरीके से निकाला है, इसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसको इतिहास लेखन शास्त्र कहा जाता है। और इस इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा सब समय एक समान नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर मध्यकाल में जो सल्तनत के पीरियड में या मुगलों के पीरियड में जो इतिहास लिखा गया, वो आमतौर पर राजा महाराजों के जीवन के ऊपर केंद्रित हुआ करता था। लेकिन आजकल सामाजिक इतिहास लिखने की एक परंपरा हुई है, जिसमें सर्वसामान्य लोगों के जीवन के बारे में लिखा जाता है। पहले पुरुष प्रधान संस्कृति हुआ करती थी, आज भी है,
उसमें पुरुषों के कर्म को इतिहास में ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल देर इज अ फेमिनिस्ट राइटिंग एज वेल। पहले का जो लिखान होता था वो आमतौर पर, जिसको हम लोग इलाइट क्लास कहते हैं ना भारत में, जैसे उच्च वर्णीय जो हुआ करते थे उनके बारे में लिखा जाता था। लेकिन आजकल देर इज अ क्लास कॉल्ड सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग, दलित हिस्ट्री राइटिंग। तो इतिहास लेखन के जो विषय होते हैं और जिस प्रक्रिया से भी इतिहास लेखन किया जाता है उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। इस चेंज को समझना, इस बदल को समझना, ये भी हिस्टोग्राफी में आता है। तो इतिहास लेखन क्या हुआ? इतिहास लेखन का इतिहास, इतिहास किसके बारे में लिखा गया, इतिहास के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल किया गया, इतिहास लेखन की प्रक्रिया क्या थी, इसमें जो चेंजेस आते गए, इसमें जो बदल आते गए, इसको भी समझने का इतिहास होता है इतिहास लेखन शास्त्र। इसको समझने की कोशिश करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है, लेकिन इससे आपकी समझ, सूझबूझ बदल जाएगी, इतिहास की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये पेपर नया होता है, जनरली आम लोगों, आमतौर पर लोगों को थोड़ा कठिनाई होती है समझने में, लेकिन एक बार आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया, रुचि आ गई, तो फिर आपका जो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्लैरिटी आ जाएगी इतिहास की समझ में। तो इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इस पेपर में लोग ज्यादातर फेल होते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आमतौर पर हम हमें वो आदत होती है ग्रेजुएशन तक कि किसने क्या किया, अकबर का जन्म कब हुआ था और उसने कौन सी बिल्डिंगें बनाई और कब लड़ाई लड़ी, इस तरीके का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये पेपर का रूप पूर्णतः चेंज है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपका अगर माइंड ट्यून हो गया इसके साथ में तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतिहास लेखन की जो आइडियाज और तकनीक जो थी उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है वो भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए इतिहास लेखन की आइडिया, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मुगल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में प्रमुख रूप से इतिहास लेखन की आइडियाज क्या थी कि राजा महाराजा का जीवन, उन्होंने लड़ी हुई लड़ाइयाँ, इसके बारे में लिखान करना। लेकिन आज जैसे कि मैंने बताया कि आइडियाज जो है इतिहास लेखन की वो भी चेंज होते गई है, उसका प्रारूप जो है वो चेंज होते गया है, और इतिहास की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी बदलते चला चला गया है। तो हिस्टोग्राफी में ये तीन चार बातें थे। सबसे पहले तो इतिहास लेखन का इतिहास समझना, इतिहास लेखन की प्रक्रिया किस तरीके से इवॉल्व होती गई, किस तरीके से बदलती गई, उसके बारे में चर्चा करना, उसके उसको समझने की कोशिश करना, जो विचार और जो टेक्निक इतिहासकारों ने इस्तेमाल की है इतिहास लेखन के लिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करना, और इतिहास की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है उसमें किस तरीके से बदल आया, ये भी देखने, ये भी समझने की कोशिश करना। ये सारी बातें हिस्टोग्राफी में आती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भाई ये प्रक्रिया समझने की जरूरत क्या है। आप छत्रपति शिवाजी ने क्या काम किया उसको पढ़ लीजिए, अकबर ने क्या काम किया उसको पढ़ लीजिए, और आप भूतकाल समझ जाएंगे। लेकिन ये समझने की प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक अलग अलग विचारधारा, जब तक अलग अलग इतिहास लेखन परंपरा से हमारा परिचय नहीं होता, तब तक हमें भूतकाल का आकलन अच्छे तरीके से नहीं होगा। परफेक्टली भूतकाल का आकलन तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ज्यादा क्लैरिटी से हमें होगा। उदाहरण के तौर पर वही पुराना एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं। 2 साल के अंत में अगर आप सब लोग इतिहास लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, और किसको मान लीजिए आज से 100 साल बाद स्टडी करना है, कि मैं जानना चाहता हूँ कि 2001, 2021 से लेकर 2023 तक, इस 2 साल के अंदर में जो इतिहास विभाग था राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ का, वहां पर क्या क्या हुआ ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन वो अगर सिर्फ डॉक्टर खंगई की राइटिंग पढ़ेगा, डॉक्टर खंगई ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ेगा, तो उसको केवल मेरा दृष्टिकोण समझ में आएगा। उसको अच्छे से समझने के लिए उसको ये भी जानना जरूरी है कि किसी छात्र ने किस तरीके से लिखा, छात्र में से भी जो बॉयज है या जेंट्स है उन्होंने किस तरीके से लिखा, लेडीज का दृष्टिकोण किस तरीके से था पढ़ाई के प्रति। तो जब तक जितना ज्यादा हो सके वो पढ़ेगा, उतना ज्यादा उसका दृष्टिकोण ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा उसको इतिहास की समझ होगी, ज्यादा उसको 2 साल का जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था और यहाँ क्या क्या काम हो उसकी समझ ज्यादा अच्छी होगी। तो हिस्टोग्राफी पढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण यूज है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग विचारधाराएं हमें पता चलती है, और उससे हमारा इतिहास का आकलन और ज्यादा अच्छा होता है। पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन में बहुत सारा पॉलिटिक्स भी आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ का टीचर हूँ यूनिवर्सिटी विद्यापीठ का डिपार्टमेंट का, तो हो सकता है मैं डिपार्टमेंट के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा, तो मेरा मन जो है एक राजनीति से प्रभावित है। क्या राजनीति है? कि डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से सबके सामने पेश किया जाए, ये भी पॉलिटिक्स है। तो
पॉलिटिक्स क्या हिस्ट्री राइटिंग में इन्वॉल्व है, और अगर है तो किस तरीके से इन्वॉल्व है, किसने उसको लिखा है, क्या वो व्यक्ति किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रभावित था, क्या वो टीचर था या स्टूडेंट था। जब तक हम लोग ये इतिहास लेखन शास्त्र में, हिस्टोग्राफी में, ये सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और क्या इतिहास लेखन के पीछे कोई पॉलिटिक्स था या पॉलिटिकल आइडियाज थी, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम छत्रपति शिवाजी का इतिहास मराठों ने लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उसमें छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा हमें नजर आएगी। लेकिन अगर मुगल इतिहासकारों का लिखान पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली वो छत्रपति शिवाजी को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। तो दोनों का मन जो है किसी विशेष राजनीतिक विचारों से प्रभावित है। मुगल इतिहासकार अपने मुगल मास्टर औरंगजेब को खुश करना चाहते थे, इसलिए उनके दृष्टिकोण से छत्रपति शिवाजी एक शत्रु था। लेकिन मराठों के लिए छत्रपति शिवाजी एक प्रेरणा स्थान थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा उनके लिखान में हमें मिलती है। लोग उनको ईश्वर का अवतार वगैरह वगैरह भी मानते हैं। तो उसके पीछे के पॉलिटिक्स अगर समझना है तो हमें हिस्टोग्राफी पढ़नी होगी, दोनों का अध्ययन करना होगा और उसका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। वही काम हिस्टोग्राफी में हम लोग करते हैं। जितनी ज्यादा पर्सपेक्टिव, जितना ज्यादा दृष्टिकोण हम लोग समझेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण उतना शार्पर होगा। इतिहास का स्वरूप कैसे बदलते बदलते गया है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर ग्रीक और रोमन लोगों ने जो इतिहास लेखन किया उसमें उन्होंने राजनीति को ज्यादा महत्व दिया। यूरोप के अर्ली मेडिवल पीरियड में जो राइटिंग हुई उसमें धार्मिक बातों को ज्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन रेनेसां आया, पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण ने मनुष्य के जीवन को बहुत अत्यधिक महत्व दिया। ना कि कोई ऐसी चीजें जैसे कि ईश्वर, भगवान, स्वर्ग, नर्क, जो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन मनुष्य ने किया हुआ काम, उसका प्रूफ हमें मिलता है। तो रेनेसा पीरियड में, पुनर्जागरण के पीरियड में, मनुष्य का जीवन, उसकी भावनाएं, उसके एम्बिशंस, उसका दुख दर्द, ये सारा बहुत महत्वपूर्ण होने लगा। तो इतिहास का स्वरूप भी उसके साथ में बदलते चला गया। मार्क्स ने इतिहास किस तरीके से लिखा है ये हम लोग हिस्टोग्राफी में पढ़ते हैं। मार्क्स की विचारधाराएं मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, कि मार्क्स की जो विचारधाराएं थी उसने सारे दुनिया के ज्ञान निर्मिति को प्रभावित किया है, इतिहास लेखन को भी प्रभावित किया है। रांके एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए थे, उन्होंने पॉजिटिविज्म का आदर्श दिया है। पॉजिटिविज्म मतलब उनका कहना था कि भाई इतिहास में आप केवल वही बातें बताएं, वही बातें लिखे जिनका सटीक विश्वसनीय प्रमाण आपके सामने हो। केवल वही बातें रांके कहता है कि इतिहास के दायरे में आती है, वरना बाकी सारी बातों को आपको छोड़ देना चाहिए। तो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा थी। फिर एनल्स की विचारधारा आई। एनल्स टोटल हिस्ट्री में विश्वास करता है। जैसे कि मार्क्स कहता था, ये बाद में हम लोग विस्तार पूर्वक फिर पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट देते जा रहा हूं कि इतिहास लेखन में जो विभिन्न विचारधाराएं थी वो कैसे बदलते चली गई और उसने इतिहास लेखन को कैसे प्रभावित किया। मार्क्स कहता है कि मनुष्य के हर कृति के पीछे जो कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है, इसलिए इतिहास की प्रमुख घटनाओं के कारण पीछे भी प्रमुख कारण जो है वो आर्थिक कारण है। लेकिन एनल्स कहता है कि आर्थिक कारण एक कारण हो सकता है, इसके अलावा मनुष्य के इतिहास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये एनल्स हमें कहता है। तो विचारधाराएं बदल गई इतिहास लेखन की प्रक्रिया में, पूर्ण रूप से बदली ऐसे नहीं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन आज भी होता है, और एनल्स के विचार, एनल्स के दृष्टिकोण से इतिहास लेखन आज भी होता है। एनल्स टोटल हिस्ट्री कहता है कि मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के भूतकाल का हमें हर डायमेंशन को अध्ययन करना चाहिए। केवल आर्थिक डायमेंशन हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमारी इतिहास की समझ पूर्ण रूप से पूरी नहीं होगी। मनुष्य के हर कृति के पीछे आर्थिक कारण होता है, ये पूर्णतः 100% सही नहीं है। एक कृति के पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। मैं पढ़ाने के लिए आया तो आता हूँ यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली सैलरी एक उद्देश्य, लेकिन केवल वही एक उद्देश्य नहीं हो सकता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता होगा, मेरे पसंद का प्रोफेशन है, तो आई एम गेटिंग सेटिस्फैक्शन। तो हर कृति के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। उसी तरीके से मनुष्य के इतिहास के पीछे केवल आर्थिक कारण होना ये बहुत एकांगी बात हो जाती है, एक तरफा दृष्टिकोण हो जाता है। उसको एनल्स हिस्टोरियन ने दूर कर दिया, कहा कि आप इस हिस्ट्री को जो है, यू शुड ट्राई टू स्टडी हिस्ट्री इन इट्स टोटलिटी। इसलिए एनल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है, उसको कहते हैं टोटल हिस्ट्री। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा आई। पोस्ट मॉडर्निज्म ने तो सारे ही इतिहास लेखन की प्रक्रिया को चैलेंज किया। सारे इतिहास लेखन की प्रक्रिया को कहते हैं कि भाई, रांके कहता है कि आप इतिहास में केवल वही बातें लिखे जो विश्वसनीय है, जिसका विश्वसनीय प्रमाण मिलता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है विश्वसनीय हम क्यों कहे, विश्वसनीय किसे कहे, हर सब कुछ तो केवल दृष्टिकोण होता है। किसने छत्रपति शिवाजी को देखा होगा और लिखा होगा, लेकिन जो उसने लिखा होगा निश्चित रूप से सही होगा, कौन इसकी गारंटी ले सकता है। हो सकता है उसका कुछ दृष्टिकोण हुआ होगा, हो सकता है उसका कुछ इंटरेस्ट हुआ होगा। तो इतिहास लेखन की सारी प्रक्रिया को क्वेश्चन करता है कि इतिहास में हम लोग सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते।
इतिहासकार जो बातें कहते हैं वो इतिहासकार का दृष्टिकोण होता है। आप समझ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये हिस्टोग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए इसका अंदाजा मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बारे में जो विचार है कि क्यों हिस्टोग्राफी पढ़ना, इतिहास लेखन शास्त्र पढ़ना जरूरी है। एक तो सबसे पहले विभिन्न विचारधारा से हमारा परिचय होता है। हिस्ट्री के इतिहास के लिखान में कोई राजनीति अगर है तो उसको हम समझ पाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास में असत्य ज्यादा मिलेगा, ये बात का हमें इस बात का हमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभूति होगी। शार्पर पर्सपेक्टिव है, जितना ज्यादा हम लोग दृष्टिकोण पढ़ेंगे अलग अलग, उतना ज्यादा हमारा पर्सपेक्टिव शार्पर होगा। इतिहास का स्वभाव जो है, प्रारूप जो है वो चेंज होते जाता है। ग्रीक और रोमन लोगों ने पॉलिटिक्स को ज्यादा महत्व दिया, अर्ली मेडिवल यूरोप में धार्मिक इतिहास का ज्यादा महत्व दिया, रेनेसा जो था उसमें ह्यूमन सेंट्रिक मनुष्य का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मार्क्स ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। रांके पॉजिटिविज्म, उसने उसने हिस्ट्री को बहुत साइंटिफिक करने की कोशिश की। और एनल्स जो है वो टोटल हिस्ट्री के बारे में कहता है कि मनुष्य के सारे अंगों का हमें अध्ययन करना चाहिए। और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो विचारधारा है वो है वो तो इतिहास लेखन की सारी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। कहता है कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, जो भी इतिहास होता है वो केवल दृष्टिकोण ही होता है। तो कंक्लूजन में हिस्टोग्राफी का जो डिस्कशन है वो हम अभी समाप्त करते हैं। उसके बाद में नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्टोग्राफी इज अ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। सबसे पहली बात, हिस्टोग्राफी हम लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, वी कैन अंडरस्टैंड द वे हिस्ट्री हैज बीन रिटन, किस तरीके से इतिहास लेखन की प्रक्रिया होती है, इतिहास लेखन की प्रक्रिया में कौन कौन सी विचारधारा सम्मिलित है, इसके बारे में हम लोग जान सकेंगे। और इस हिस्टोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी जो पास की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ये हिस्टोग्राफी के बारे में था। इसको लेकर अगर आपके मन में अभी तक कुछ सवाल है तो पूछिए, वरना फिर अगला जो टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। सर, हाँ श्योर, एक जस्ट is there any relation between histography and manuscript? Yeah, definitely. Historiography will tell you how the manuscript should be used, how the manuscript should be subjected to the internal and external criticism. देखिए इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें अंतरंग और बहिरंग परीक्षण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट को किस तरीके से क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है। क्रिटिकल इवोल्यूशन का मतलब है नहीं कि आप उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करें, उसकी गलतियां निकालें। क्रिटिकल इवोल्यूशन का मतलब ये होता है उसमें कौन सी काम बात चीजें आपके काम की है, कौन सी चीजों में पॉलिटिक्स आ गया है। इसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो अगर आपने हिस्टोग्राफी का नॉलेज आपको है तो आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर उसमें से जो निष्कर्ष निकालने की जो तरीका रहेगा ना वो ज्यादा शार्पर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको हिस्टोग्राफी पता ही नहीं है तो क्या होगा, आमतौर पर आपकी जो इतिहास के बारे में धारणाएं रहती है वो सुलझी हुई नहीं रहेगी। मतलब आप मान के चलेंगे नहीं नहीं भाई ये तो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये तो छत्रपति शिवाजी के समय का मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके ऊपर तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हिस्टोग्राफी पढ़ी है तो आप इस बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि ये आदमी को शायद छत्रपति शिवाजी की तरफ से तनख्वाह मिलती थी इसलिए छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा करता है। अगर कोई मुगल इतिहासकार, तो क्या होगा, आप यू विल अप्रोच दैट मैन्युस्क्रिप्ट विथ सस्पिशियस एंड विथ प्रूडेंस। जैसे क्या होता है ना, ब्लाइंड फेथ, हम लोगों को आमतौर पर किसी से दोस्ती हो जाती है तो हम लोग उसके ऊपर अंधविश्वास करने लगते हैं और वो फिर हमें धोखा दे जाता है। इतिहास लेखन में भी वैसे ही होता है, अगर कोई साधन हमें मिलता है हम लोग अंधविश्वास करें तो फिर उसके वो हम हमारा इतिहास का आकलन अच्छे से नहीं होगा, हमारा थीसिस अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो हिस्टोग्राफी का अध्ययन जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, सारे इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है, चाहे आप मैन्युस्क्रिप्ट ले लीजिए, चाहे कोई भी साधन का जब आप इस्तेमाल करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, तो हिस्टोग्राफी इज डेफिनेटली यूजफुल। इज दैट राइट? आई थिंक योर डाउट इज क्लियर। हाँ राइट। Yes, sir. हाँ वेल ओके। नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हर विषय का, हर सब्जेक्ट का एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है।
जिस तरीके का एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल इमोशनल एक्सपीरियंस आप एक साहित्य या कविता पढ़ने से फील करते हैं, वो आपको इतिहास की किताब पढ़ने से फील नहीं होगा। इतिहास की किताब पढ़ने से आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक अलग तरीके की आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। तो इतिहास के दायरे में क्या आता है और क्या इतिहास के दायरे के बाहर की बात है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। इतिहास शब्द जो है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, इस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है साइंटिफिक इंक्वायरी। तो इन शॉर्ट, हिस्ट्री इज अ साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ द पास्ट। भूतकाल की एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को हम लोग इतिहास कहते हैं। भूतकाल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसको सही मान लेना ये इतिहास नहीं है। उसको, उसके बारे में हमें साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करना होगा, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इट डिस्क्राइब द पास्ट लॉजिकली एंड मीनिंगफुली। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था भूतकाल की बातें इतिहास में आती जरूर है, लेकिन कौन सी बातें आती है जो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है। बाबर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था ये हमें, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसका हमें बहुत ज्यादा उसमें एंगेज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबर लड़ाइया जीता क्यों, इब्राहिम लोधी हारा क्यों, बाबर क्यों मध्य एशिया से लेकर भारत तक पहुंचा और अपना उसने शासन बनाया, क्यों इब्राहिम लोधी भारत से निकलकर मध्य एशिया तक नहीं पहुंचा। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात है, उसके पीछे के कारण हमें खोजने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर इतिहास का हमारा आकलन जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। और उसको लॉजिकली और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन किया जाता है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक चैप्टर बाबर के बारे में पढ़े और दूसरा चैप्टर तुरंत हम लोग अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, तो लॉजिकल कंक्लूजन उसमें हमें नहीं मिलेगा, लॉजिकल कोई चेन रिएक्शन हमें नहीं मिलेगी। देयर शुड बी अ लॉजिकल। फॉर एग्जांपल, जब मुगलों का साम्राज्य सब तरफ फैलने लगा था भारत में, तब मराठों ने क्यों उनके खिलाफ तलवारें उठाई और मराठे क्यों सक्सेसफुली उनसे लड़ने लगे, और अंत में हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य समाप्त होते चला गया और मराठा साम्राज्य की ग्रोथ होती चलेगी। उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? क्यों एक मुट्ठी भर ब्रिटिशों ने 7 समंदर पार आकर इतने बड़े भारत के पॉपुलेशन के ऊपर अपना राज किया, करीब करीब 200 साल कहते हैं? क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ मीनिंग होगा? तो जब तक हम लोग उसको लॉजिकली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, जब तक लॉजिक हिस्ट्री में नहीं होता है, तब तक हिस्ट्री नहीं होती है। अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे टाइम टेबल होता है ना, रेलवे का टाइम टेबल, वो तो ट्रेन कब आ रही है नागपुर स्टेशन पे और कब चेन्नई से चल रही है दिल्ली पहुंचे, केवल इतना इंफॉर्मेशन होता है। दैट इज एन इंफॉर्मेशन, देयर इज नो लॉजिकल सीक्वेंस इनटू दैट, then that cannot be called history. But history, there should be always logical explanation of the information, लॉजिकल कनेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिससे हमें मीनिंग पता चले कि भाई क्यों ऐसे हुआ कि ब्रिटिशों के सामने इतने इतने सारे भारतवासी हारते चले गए। वेल, और इसकी इसकी हम लोग जानने की अगर कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है कि इतिहास लेखन जो है वो ग्रीस में लिखा गया अराउंड 600 बीसी। जो ये बात है क्योंकि उसमें कुछ लॉजिकली मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन थी। द इंफॉर्मेशन दैट वाज गैदर्ड बाय हेरोडोटस और तुसिडाइडस, उन्होंने उसको लॉजिकली और मीनिंगफुली अरेंज करने की कोशिश की, तो इसलिए उसको बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। थुसिडाइडस जो है हिस्ट्री, थुसिडाइडस हिस्ट्री को डिफाइन करता है। थुसिडाइडस एक ग्रीक हिस्टोरियन था, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थुसिडाइडस कहता है हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ थिंग वर्दी टू बी रिमेंबर्ड। We really don't have to remember, again going back to the same silly example, what Babar used to eat for breakfast. Nothing, that is not a thing that is worthy to be remembered. But from where he came and when did he conquer Kabul and when did he came to India, that is of more importance. वो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो things which are worthy to be remembered, जो महत्वपूर्ण है उसके उसे केवल हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ अनचेंजिंग फास्ट। इतिहास के बारे में देखिए, इतिहास मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको डिस्क्राइब किया कि इट इज अ लॉजिकल मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पास्ट, लेकिन उसको बहुत गहन है ये। देर आर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हिस्ट्री, देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। उदाहरण के तौर पर अरिस्टोटल कहता है कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ अनचेंजिंग पास्ट। कभी भी न बदलने वाला भूतकाल की स्टोरी है इतिहास। क्या आप इस बात को मानते हैं? इतिहास में कुछ बातें ऐसे होती है जो चेंज नहीं होते। इसका लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था। आज भी कलेक्टिवली नेशन एक साथ आते हैं और दूसरे नेशन के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। लड़ाई का तरीका बदल गया है, तलवारों से लड़ाई जाती थी, अभी बंदूकों से, तोपों से, मिसाइल से लड़ाइयां लड़ी जाती है।
तो अरिस्टोटल का यह कहना है कि कुछ बातें जो है इतिहास में अनचेंजिंग होती है। ईगो ड्रिवन मनुष्य होता है, मनुष्य में ग्रीड होती है, लालसा होती है, और उसी लालसा के कारण आमतौर पर युद्ध होते हैं। ये अरिस्टोटल कहने की कोशिश करता है कि इट इज अ स्टोरी ऑफ अनचेंजिंग पास्ट। तो हिस्ट्री के दो डायमेंशन है, changing and unchanging. There are certain dimension which change, like for example the way we are studying now. मैं जब छोटा था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई विल बी इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन। मुझे लगा तो ये तो बहुत दूर की बात है। इवन कोरोना आने से पहले, आज से करीब करीब 4 साल पहले, अगर कोई कहता कि भारत में जो टीचर है ऑनलाइन पढ़ाएंगे अभी, तो शायद विश्वास नहीं किया जा सकता था। हम लोग कहते कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत आगे की बात है, अभी तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी वो समस्या है, ऐसे नहीं कि समस्या नहीं है, बट यू नो द वे वी आर communicating and involving in the teaching learning process, that has changed considerably. But nevertheless, certain things have remained same. Still there is a teacher and there are students. So are you understanding this point? History में there are certain things which change with the time, but there are certain things which remain same. That is what Aristotle is trying to say. हिस्ट्री का नेचर जो है, ये भी थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, अदरवाइज यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर। हिस्ट्री का जो नेचर जो है वो हमेशा चेंज होते गया है। सबसे शुरू में जब ग्रीक लोगों ने और रोमन लोगों ने इतिहास लिखा, तो उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्यादा महत्व दिया, बाद में रिलीजन को ज्यादा महत्व दिया गया, बाद में सोशल इकोनॉमिकल हिस्ट्री का महत्व आया, सबल्टन हिस्ट्री मैंने थोड़ी देर पहले रेफरेंस किया था, वुमेन, दलित हिस्ट्री, ये सारी बातें इतिहास लेखन में आती गई। तो इतिहास का जो विषय है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री, it has undergone significant changes over a period of time. रेनेसा का जब पीरियड आया, रेनेसा हैज गिवन बूस्ट टू द साइंटिफिक इंक्वायरी। रेनेसा ने यूरोप के पुनर्जागरण ने मनुष्य के मन को साइंटिफिक दृष्टिकोण से प्रभावित किया, और सारी बातों का इन्वेस्टिगेशन होते चला गया, और उसी का परिणाम था पॉजिटिविज्म आया, रांके का पॉजिटिविज्म, जिसको मैं रेफर कर चुका हूं। रांके कहता है कि इतिहास में केवल वही बातें लिखिए, दंत कथा मत लिखिए। इतिहास में केवल वही बातें लिखी है जिसका एक प्रमाण आपके पास में होता है। तो ये जो दिस वाज एन आउटकम ऑफ रेनेसा, ऐसे माना जाता है। फिर एनल स्कूल आई, पोस्ट मॉडर्निज्म आई है, मैं थोड़े शॉर्ट में बता चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इज हिस्ट्री साइंस और आर्ट? रांके कहता है कि हिस्ट्री को साइंस की तरह पढ़िए। साइंस में जैसे होता है ना, हर चीज को हम लोग प्रमाणित करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसको लिखते हैं अपने ऑब्जर्वेशन, उसी तरीके से हिस्ट्री इज ऑल्सो साइंस। उसके प्रमाण खोजिए और केवल वही बातें लिखिए जो प्रमाणित है। तो हिस्ट्री एक तरीके से साइंस भी है, लेकिन केवल अगर साइंटिफिक फैक्ट हो, सारी बातें विश्वसनीय हो, लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरियन इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, अगर रुचिपूर्ण नहीं होता है, तो उसको पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इतिहास साइंटिफिक भी है और प्रेजेंटेशन में आर्ट भी आता है, because speaking and writing in an interesting manner is an art. So in a way, history is a science as well as history is an art. It is a science because the process of history writing involves scientific investigation. हमारे पास में साधन हो, साधनों का ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा एक एक बातें याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। हम लोग साधन इकट्ठा करेंगे, उसका इंटरनल एक्सटर्नल इवोल्यूशन करेंगे, और फिर उसको लिखेंगे। उसमें कुछ पॉलिटिक्स है क्या, ये देखने की कोशिश करेंगे, किसने लिखा है, किस समय लिखा है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वी आर नॉट बिलीविंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू अस, लेकिन प्रेजेंटेशन भी आर्टिस्टिक तरीके से हो, अदरवाइज हमारी हिस्ट्री जो है वो बोरिंग हो जाएगी। सो हिस्ट्री इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, बोथ डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रू हिस्ट्री। अब हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भले ही करें, लेकिन सत्य 100% जानना है बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कितना भी पुराना साधन क्यों ना ले, छत्रपति शिवाजी के समय के व्यक्ति का लिखान भी क्यों ना ले, लेकिन उसमें वो उसका ओपिनियन होता है, इट इज नॉट अ रियल फैक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि 1 घंटा मैंने आपको पढ़ाया, और मिलिंद जी 1 घंटे बाद में मैंने जो पढ़ाया उसको आप रिपीट कीजिए, और पूनम गंभीर को भी कहता हूँ कि आप जो घंटे में मैंने पढ़ा उसको आप रिपीट कीजिए, तो दोनों अलग अलग तरीके से उसको करेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर खंगई ने क्या पढ़ाया उसको नहीं रिपीट कर रहे हो। डॉक्टर खंगई ने जो पढ़ाया उसके बारे में आप क्या सोचते हो, कितना आपको याद है, कितना आप किस चीज को आपने ज्यादा महत्व दिया, कितना आपने इंटरनलाइज किया, फिर उसको आप रिपीट करोगे, और जब आप रिपीट करोगे तो उसमें मेरे थॉट और आपके थॉट मिक्स हो जाएंगे। इसलिए आप
अभी जो तुरंत मैंने पढ़ा है उसको 100% आप वैसे के वैसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो आज से 1000-2000 साल पहले की बात को जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो 100% सत्य तक पहुंचना ये नामुमकिन है, ये कॉलिंगवुड कहता है। कॉलिंगवुड कहता है कि कॉलिंगवुड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेमिस्टर में। कॉलिंगवुड कहता है कि लोग हिस्ट्री को मन में इनएक्ट कर दे। इनएक्ट मतलब क्या? जैसे कि 1 घंटे बाद मैंने अगर मिलिंद जी को कहा कि भाई आप, मैंने जो घंटे में पढ़ा है आप दोबारा पढ़ाइए, तो आप क्या करोगे? बात डॉक्टर खंगई के इस 1 घंटे की क्लास को मन में दोबारा इनेक्ट करोगे, मन में दोबारा उसको, जिसको हम लोग कहते हैं ना, रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो इनेक्टमेंट होता है वो वैसे के वैसे नहीं होता है। 100% डॉक्टर खंगई ने जो पढ़ा है वैसे के वैसे आपके सामने नहीं आएगा, उसमें आपके अपने थॉट, आपके अपने विचार मिक्स हो जाएंगे। इसलिए 100% हिस्ट्री को तथ्य जानना, सत्य जानना ये नामुमकिन होता है, क्योंकि हिस्ट्री, जो जो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, जो लोग उसके बारे में बताते हैं, उनके विचार उसमें मिक्स हो जाते हैं। ईएचकार की एक डेफिनेशन है, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है। ईएचकार हिस्ट्री के बारे में कहता है, इट इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। भूतकाल की जो जानकारी होती है, भूतकाल की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ में हम लोग इंटरेक्ट करते हैं आज के दृष्टिकोण से। आज के विचारों से हमारा मन प्रभावित होता है, आज के विचारों से हमारी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है, और आज के परिवेश में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग भूतकाल का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। इतिहास में आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का बहुत डोमिनेशन रहा है, अभी तक भी है। इसलिए रॉबर्ट सिले की एक व्याख्या है, हिस्ट्री इज अ पास्ट पॉलिटिक्स। हम लोग अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो, कौन कब राजा बना और कौन से किसने कब लड़ाई लड़ी, कौन सी सुधारना लाई, ये सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री में आता है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री इज वन ऑफ द डोमिनेटिंग थीम इन द हिस्ट्री राइटिंग। फिर दूसरा एक डायमेंशन है हिस्ट्री का, ग्रेट मैन हिस्ट्री। आमतौर पर हम लोग, जो लोगों ने बहुत एक्सेप्शनल काम किया है, अकबर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एक थियरी है, उसको कहते हैं ग्रेट मैन हिस्ट्री। मतलब इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बड़े बड़े लोगों ने, ग्रेट पीपल ने क्या किया है, उसी के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। जो लोग हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पे विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि मुख्य रूप से विचारधाराएं जो होती है वो इतिहास को प्रभावित करती है, और मनुष्य का व्यवहार जो होता है उस विचार से प्रभावित होते हैं। तो हमें विचारों को जानना ज्यादा जरूरी होता है। तो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। टोएन भी जो थे, उन्होंने कहा कि आप किसी देश का इतिहास मत पढ़िए, सिविलाइजेशन का इतिहास पढ़िए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एंड अ सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, वी हैव 3 डिफरेंट कंट्रीज नाउ, Pakistan, India, and Bangladesh. But when we refer to Indian civilization of ancient India, ये सारी ये जो सारा पार्ट था ये एक साथ था। और हमें अगर इतिहास की अच्छी से आकलन करना है, इतिहास के बारे में अच्छी सूझबूझ लेनी है, अच्छे से समझना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। दैट इज व्हाट Toynbee writes. Finally, what is history? History is a meaningful and systematic view of the past presented by the प्रेजेंट हिस्टोरियन, एंड दैट इज नोन एज हिस्ट्री। भूतकाल का जो एक मीनिंगफुल और सिस्टमैटिक व्यू, एक सिस्टमैटिक तरीके से आज के जमाने में एक इतिहासकार हमारे सामने रखता है, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का स्कोप क्या क्या है, इतिहास के दायरे में कौन कौन सी बातें आती है? उदाहरण के तौर पर नेचर जो है इतिहास को प्रभावित करता है, एनल्स हिस्टोरियन भी यही कहते हैं। तो क्या नेचर की स्टडी इतिहास में आएगी? उदाहरण के तौर पर हिमालय ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, हिमालय के कारण वर्षा भी होती है, लेकिन हिमालय में कौन से लेवल पर कौन सी वनस्पति मिलती है, इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण हमें करने की जरूरत नहीं इतिहास में। अगर हिमालय ने मनुष्य के लाइफ को प्रभावित किया, केवल उतना ही हमें जानना है। उदाहरण के तौर पर लेट अस गो बैक टू दैट वेरी सिंपल एग्जांपल। जो सिंपल एग्जांपल मैं आमतौर पर देता हूँ कि इतिहास विभाग का 2 साल का इतिहास अगर आपने लिखा, 2021 से लेकर 2023 तक का, तो इस कैंपस में जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं उसका बहुत ज्यादा विश्लेषण आपको लिखने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे हैं। हाँ, उसने अगर आपके लिखान को प्रभावित किया, अगर आपके कोई टीचर ऐसे हैं जो आपको बाहर ले जाते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे क्लास लेते हैं और वहां क्लास करने में बड़ा मजा आता है, तो आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि उसने आपका जो महत्वपूर्ण फोकस है उसको प्रभावित किया है।
ठीक है ना। अगर आप फ्रेंड्स के साथ में किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहां अपना टिफिन करते हैं, तो उसको आप, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लीजेंट मेमोरी हो जाएगी आपके यूनिवर्सिटी डेज की, तो उसको जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इस सारे कैंपस के अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे के बारे में लिखना, ये इतिहास के दायरे के बाहर की बात है। मतलब क्या, नेचर इतिहास में जरूर आता है, कब तक, जहां तक वो मनुष्य के व्यवहार को और मनुष्य के इतिहास को प्रभावित करता है। तो ये एक दायरा है इतिहास का। और इतिहास का जो स्कोप है वो हमेशा एक्सपांड होते जा रहा है, इट इज एवर एक्सपांडिंग। जैसे कि शुरू में बताया मैंने, पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राजा महाराजा अपने दरबार में इतिहासकारों को रखते थे और उन्हीं लोगों से अपना इतिहास लिखाते थे। बाद में धार्मिक इतिहास ज्यादा महत्वपूर्ण होते चला गया बाद में, लेकिन उसके खिलाफ अभी आवाजें काफी उठने लगी थी 19th सेंचुरी से। और 19th सेंचुरी से फिर सबल्टन हिस्ट्री, वुमेन्स हिस्ट्री, दलित हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ये सारा इतिहास लेखन महत्वपूर्ण होते चला गया। पहले डायनास्टिक हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, बाबर, फिर उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर वगैरह, एक के बाद एक डायनास्टी, शाहजी, शिवाजी, संभाजी, राजा राम वगैरह वगैरह, डायनास्टिक हिस्ट्री। सो डायनास्टिक हिस्ट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट अर्लियर। अभी डायनास्टिक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कम होते चला गया है। नाउ देयर इज more importance to social history, economic history, subaltern history. So now history has become now multi-dimensional phenomena. So that is the reason it is called that the scope of history is always expanding. इतिहास का दायरा जो है, इतिहास की सीमाएं जो है, ये हमेशा बढ़ते चली गई है। तो मैंने इतिहास के नेचर के बारे में आपको बताया कि इतिहास क्या है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट है, ये आर्ट भी है, साइंस भी है। इतिहास का स्वभाव जो है वो चेंज होते चला गया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री महत्वपूर्ण हुआ करती थी, अभी इकोनॉमिकल, सोशल, वुमेन्स हिस्ट्री ये महत्वपूर्ण होती गई है, दायरा उसका बढ़ते चला गया है। फिर भी अभी तक का जो इतिहास लेखन हुआ है उसमें राजनीतिक इतिहास ने ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ा है। ज्यादा लिखान राजनीतिक इतिहास के बारे में हुआ है। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एक महत्वपूर्ण विचारधारा है इतिहास इतिहास लेखन की। इतिहास का स्कोप जो है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। So today we have completed two topics, that is what is the meaning of historiography। ये actually first topic में ही दो subsection है, what is the meaning of historiography, and second we have completed, that is the nature and scope of history। अभी यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। meanwhile I will